और इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि कोरोना संकट पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने एडवाइजरी जारी की है और इस एडवाइजरी में क्या कुछ खास बातें हैं। लोगों से मास्क पहनने की अपील की गई है। कहा गया है कि पब्लिक प्लेस पर मास्क जरूर लगाना है, साथ ही साथ सामाजिक दूरी बनाए रखना है, भीड़ भाड़ वाले आयोजनों से लोगों को बचना है और अगर जरूरत ना हो तो बाहर जाने से बचना है, बार बार हाथ धोना है। ये सभी वही सावधानियां हैं जो कि लोग बरतते रहे हैं पिछले 3 सालों में। भीड़ से बचना है, विदेश यात्रा से बचना है, अगर सर्दी जुकाम होता है तो डॉक्टर से मिलना है, खुद से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, प्रिकॉशन डोज लगवाएं क्योंकि प्रिकॉशन डोज भारत में महज 27% लोगों ने लगवाई है। गाइडलाइंस का पालन किया जाए, जानबूझकर गाइडलाइन का उल्लंघन ना करें क्योंकि ये गाइडलाइंस आपकी सुरक्षा के लिए ही होती हैं। रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, अगर बात की जाए जो गाइडलाइंस आईएमए की ओर से जारी की गई है, ये वही गाइडलाइंस है जिसका हम पालन लंबे समय तक करते रहे हैं और ऐसे में एक बार फिर से इसका पालन करना बहुत बड़ी चुनौती नहीं होनी चाहिए क्योंकि भारतीय लोग मेंटली भी काफी इस बार अनुशासित होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो बात की गई कि गाइडलाइंस आएगा सरकार का, कब आएगा, तो सरकार ने कहा कि गाइडलाइंस ऑलरेडी है, उसको दोबारा से लागू करने का एक मैसेज देना है कि मैसेज जाए कि गाइडलाइंस को लागू करना है। और गाइडलाइंस में जो बातें आप बता रहे हैं, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दिया है, ये लोग एक तरह से आदी हो गए हैं। आज ही मैं पार्लियामेंट में देख रहा था कि पार्लियामेंट में कुछ लोगों से हाथ मिलाने से लोग बचना शुरू हो गए हैं। कई सांसद कह रहे हैं कि अब नमस्ते किया जाए, कोरोना नमस्ते किया जाए, खासतौर पर नमस्ते करके रहा जाए, हाथ मिलाने से बचा जाए। मास्क पहनते हुए देखा था मैंने ज्यादातर लोगों को, जितने सिक्योरिटी के स्टाफ है जिनको कहा भी गया है, और उसके अलावा भी हमारे पत्रकार साथी भी कई अब मास्क पहनना शुरू कर रहे हैं। और इसके अलावा साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग तो अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन कोशिश किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग अब धीरे धीरे बढ़े। तो यही सब चीजें, देखिए एहतियात सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी बीमारी से बचने के लिए, और कोरोना में खास तौर पे। देखिए जो बीमारी है, जो वायरस है, उससे आप भाग नहीं सकते हैं, लेकिन उससे बचने का तरीका जो है उसको अपना सकते हैं। और ये तरीका यही है कि आप हाथ की धुलाई करें, मास्क आप पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और गाइडलाइंस में और सारी चीजें आएंगे। भी तो स्टेट्स को गाइडलाइन देना होगा क्योंकि सेंटर जब गाइडलाइन तय करेगा तो स्टेट के पास जाएगा, स्टेट उसको लागू करना शुरू करेंगे, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे बिहार हो। तमाम राज्यों के में बैठ के कई जगह राज्यों में शुरू हो गई है इसको लेकर, तो कई राज्यों को फॉलो करना पड़ेगा। तो गाइडलाइंस आज जो आएगा, आज बैठक के बाद जल्द ही एक गाइडलाइन जारी होगा और गाइडलाइंस को सबको फॉलो करना होगा। बिल्कुल। और रविंद्र, साथ ही साथ इस मामले में सरकार को एक तरफा गाइडलाइन जारी करने के साथ साथ सबको भरोसे में भी लेना चाहिए। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, सभी जो पार्टी है, विपक्षी दल, उन्हें भी भरोसे में लेना जरूरी है क्योंकि अगर इसमें लापरवाही बरती जाएगी तो कहीं ना कहीं हादसा हो सकता है। देखिए, पिछले जब कोरोना के काल था तो प्रधानमंत्री ने लगभग 1 दर्जन बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी, वर्चुअल बैठक की थी। लेकिन आपको याद होगा यह भी कि कई राज्यों ने, खासकर विपक्षी दलों के राज्यों ने यह आरोप लगाया था कि कोरोना जो फर्स्ट फेज था उसको केंद्र सरकार ने अपने हाथ में लिया, राज्यों को कोई अधिकार नहीं दिया, और इसके कारण से सेकेंड फेज में इतना विस्फोट हुआ है। केंद्र सरकार ने सेकेंड फेज में पूरी तरह से राज्यों के हाथ में दे दिया, ऑक्सीजन कम हुई, सभी राज्य सरकारें हाथ खड़े कर दिए। तो जैसा कि आपने राहुल गांधी का बयान देखा, उसी तरह के बयान पहले आते रहे हैं और आपने कहा कि केंद्र सरकार भरोसे में लेने की पूरी कोशिश करती है। प्रधानमंत्री एक बार फिर से सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बात भी करेंगे। ये तय मान के चलिए कि आने वाले 1 सप्ताह के अंदर वो सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे ही, देश को संबोधित करेंगे ही। लेकिन सियासत इस पर भी नहीं रुकती है। दवा कमी होगी तो केंद्र सरकार जिम्मेवार, ऑक्सीजन कमी होगी तो केंद्र सरकार जिम्मेवार, हॉस्पिटल नहीं है केंद्र सरकार जिम्मेवार, पैसा नहीं है केंद्र सरकार जिम्मेवार। ये तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहेगा। लेकिन जाहिर सी बात है, हमेशा प्रधानमंत्री अपील करते हैं कि सियासत दूर छोड़िए, कोरोना पर एकजुट होकर लड़िए, और यही अपील आने वाले दिनों में वो करेंगे। हालांकि आज गाइडलाइंस तो है ऑलरेडी, उसका पालन राज्य सरकारों को करना होगा। एडवाइजरी आज जरूर जारी होगा, होम मिनिस्ट्री द्वारा या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। जी बिल्कुल। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो कोविड के खिलाफ भारत की लड़ाई रही थी, पिछले 3 साल में कोविड के खिलाफ जो भारत की लड़ाई रही है, उसमें काफी मजबूत हुई हैं व्यवस्थाएं और ऐसे में घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। BF7 वेरिएंट जो भले ही चीन में तबाही मचा रहा हो, चीन ने कई चीजें छिपाई, चीन ने व्यवस्थाओं को उतना मजबूत नहीं किया, जबकि भारत में पारदर्शी तरीके से व्यवस्था को मजबूत किया गया, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर की गई, जो वैक्सीन बनाई गई, एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन बनाई गई, और भारत ने जो दुनिया भर के देश थे उनको भी वैक्सीन की सप्लाई की। इसलिए किसी भी तरह की चिंता की बात नहीं है। भारत पहले से कहीं वेल प्रिपेयर्ड है और BF7 से निपटने के लिए भी काफी तैयार है। नए वेरिएंट BF7 को लेकर के जो जानकारी मिल रही है, ये ओमिक्रॉन का सबसे मजबूत वेरिएंट है जो कि बहुत तेजी से फैलता है। एक संक्रमित मरीज 10 से 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। ये तमाम जानकारियां आ रही हैं BF7 के बारे में।
लक्षण संक्रमित होने के बाद तुरंत सामने आते हैं। बुखार, थकान, गले में खराश, लगातार खांसी। लक्षण सीने में दर्द होता है, पेट दर्द होता है, उल्टी, दस्त। एंटीबॉडी को भी चकमा देने में सक्षम है। BF7 कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए घातक है। चीन में बुजुर्ग मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। कोविड के शिकार हुए लोगों की चीन के इनर मंगोलिया प्रांत में पहला केस मिला और भारत में भी इसके 3 केसेस अभी तक मिले हैं, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क समेत कई यूरोपीय देशों में इसके केसेस ज्यादा मिले हैं। भारत में 3 केसेस मिलने की अभी तक जानकारी मिली है। रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, अगर भारत के लोगों की बात की जाए तो भारत में कहीं ना कहीं कोविड से लोग परेशान हो चुके थे और ये मान गए थे कि एंडेमिक हो चुका है। ऐसे में फिर से दोबारा लौटना उन्हीं सारे प्रतिबंधों में कितना मुश्किल होगा लोगों को फिर से इन जो तमाम नियम है इनका पालन कराना? देखिए, मजबूरी में लोगों को पालन तो करना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना, जान है तो जहान है। तो इसलिए जान बचाने के लिए सब चीजों का पालन करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि आपने देखा इस पर बहुत असर पड़ता है। चीजों स्कूली बच्चों का जो पढ़ाई होता है उस पर बहुत सारा असर पड़ता है। बहुत सारे को इफेक्ट करता है कोरोना आपके हेल्थ के साथ साथ। अगर आप बच रहे हैं तो बचने के साथ साथ आपको व्यवसाय भी करना होता है, आपको करना होता है। तो कहीं ना कहीं जो बिजनेस है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। बिजनेस प्रभावित ना हो, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। लेकिन इसके बावजूद लोग तैयार होते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि जान है तो जहान है। इस वजह से लोगों को इसका ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर जान और जहान दोनों नहीं रह सकता एक साथ। बिल्कुल। और ऐसे में बड़ी चुनौती यह भी है कि अर्थव्यवस्था जो अब पटरी पर लौट रही है, एक बार फिर से उसके डीरेल होने का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि अभी ये बहुत शुरुआती चरण है और ऐसे में सिर्फ ये दहशत अभी फैलाना बिल्कुल सही नहीं होगा। और BF7 का जो वेरिएंट भले ही दुनिया भर में अभी फैल रहा है, लेकिन भारत में इसके सिर्फ 3 केसेस मिले हैं। लिहाजा अभी एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग के बाद कोविड के इस वेरिएंट से निपटने के लिए क्या रणनीति होगी सरकार की, राज्य सरकारों को किस तरह के दिशा निर्देश दिए जाएंगे, ये बात सामने होगी।